नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महिला आयोग, जिसे हम इंग्लिश में वुमेन कमीशन के नाम से जानते हैं, उसे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 और 21 का जो सिलेबस है, उसमें ये टॉपिक यूनिट 10 में दिया हुआ है और मेंस में पॉलिटी के पेपर में महिला आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए महिला आयोग को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, महिला आयोग को हम निम्नलिखित आयामों डायमेंशंस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम महिला आयोग के सामान्य परिचय को समझेंगे। उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, इस प्रक्रिया को समझेंगे। उसके बाद आयोग की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वेतन भत्ते और पेंशन की बात करेंगे। उसके बाद त्यागपत्र की बात करेंगे। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट की बात करेंगे। उसके बाद आयोग की प्रक्रिया की बात करेंगे। उसके बाद आयोग की कार्यवाही की बात करेंगे। उसके बाद महिला आयोग की शक्तियां क्या हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आयोग के कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद समितियां क्या होती हैं, कौन इन्हें बनाता है, इनका गठन कौन करता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सुझाव को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद महिला आयोग के प्रमुख अध्यक्षों पर बात करेंगे। उसके बाद मैंने एक नया टॉपिक भी ऐड किया है कि महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। आप ऑनलाइन माध्यम से महिला आयोग में घर बैठे कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। दोस्तों, महिला आयोग दो प्रकार के होते हैं। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे हम नेशनल वुमेन कमीशन के नाम से जानते हैं, और राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग, जिसे हम स्टेट वुमेन कमीशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, राज्य महिला आयोग जो है वो सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं। राज्य सरकारें अधिनियम लाकर इनका गठन करती हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत किया गया। जैसा मैंने बताया कि सभी राज्यों में राज्य महिला आयोग होते हैं, तो उसी तरह मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का जो गठन है वो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत किया गया। दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन के सामान्य परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। इसका गठन कैसे हुआ दोस्तों? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं दोस्तों। स्थापना कब हुई दोस्तों? 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1990 में अधिनियम आया, 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या है? महिलाओं संबंधी संवैधानिक एवं विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, महिला आयोग के अंतर्गत आने वाली शिकायतों का निवारण करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना। निकाय का प्रकार क्या है? तो ये एक सांविधिक निकाय है। निकाय 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संवैधानिक निकाय, एक होते हैं सांविधिक निकाय और एक होते हैं कार्यकारी निकाय।
संवैधानिक निकाय का जो गठन है वो संविधान के अनुसार होता है। सांविधिक निकाय का गठन संसद और राज्यों में राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानूनों के माध्यम से होता है। और कार्यकारी निकाय का गठन कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से होता है। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दोस्तों अगला है नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा और सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आयोग की संरचना क्या होगी दोस्तों? तो इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा। लेकिन 5 सदस्यों में एक सदस्य एससी से और एक सदस्य एसटी से होगा। मतलब एक सदस्य अनुसूचित जाति से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होगा। अगला है दोस्तों योग्यता। अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है? ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन महिलाओं के हितों के लिए समर्पित किया हो, ये अध्यक्ष के लिए योग्यता होगी। सदस्य के लिए क्या योग्यताएं होंगी? कानून, प्रबंधन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आर्थिक विकास आदि क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। सचिव के लिए दोस्तों क्या योग्यता निर्धारित की गई है? सामाजिक आंदोलन या प्रबंधन गतिविधियों का विशेषज्ञ हो और दूसरा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हो। ये थी दोस्तों अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के लिए योग्यता। अगला है दोस्तों अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो केंद्र सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो। मतलब सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं तो इस अधिनियम के अधीन जो आयोग को कार्य सौंपे गए हैं, इसके लिए अगर अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। अगला है दोस्तों कार्यकाल। अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा? 3 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सदस्य का कार्यकाल क्या होगा दोस्तों? सदस्यों का कार्यकाल भी 3 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, होता है। इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको है? तो इसको निर्धारित करने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अगला है दोस्तों वेतन भत्ते और पेंशन। अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा अनुदानों में से दिए जाएंगे। दोस्तों अगला है त्याग पत्र। अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को लिखित रूप में सौंपते हैं। पद से कौन हटा सकता है? तो अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसका आधार क्या होगा? दिवालिया हो जाने पर, मानसिक या शारीरिक रूप से विकृत चित्त हो जाने पर, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कार्य को करने से इनकार कर दिया हो, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, कार्य करने में असमर्थ हो, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, केंद्र सरकार को ऐसा लगता हो कि अध्यक्ष या सदस्य का पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने से पूर्व सुनवाई का पूर्ण अधिकार भी प्राप्त है। अगला है दोस्तों रिपोर्ट। आयोग अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं और केंद्र सरकार रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखवाती है। आयोग की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? आयोग या उसकी समिति का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो किया जाएगा और वह ऐसे समय और स्थान पर किया जाएगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। समिति क्या होती है इसकी बात भी हम आगे करेंगे। दोस्तों आयोग अपनी प्रक्रिया तथा अपनी समितियों की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा
इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। अगला है दोस्तों आयोग की कार्यवाही। आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही आयोग में कोई भी रिक्ति विद्यमान होने या उनके गठन में त्रुटि होने के आधार पर भी प्रश्नगत या अविधि मान्य नहीं होगी। मतलब सामान्य भाषा में अगर आप समझें तो आयोग में जितने सदस्य और अध्यक्ष हैं, इनके रिक्त स्थान होने पर भी आयोग की कार्यवाही में कोई अड़चन नहीं आएगी। आयोग की शक्तियां क्या होंगी? आयोग को शिकायतों की जांच करते समय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसे हम सामान्य भाषा में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नाम से जानते हैं, उसके अधीन वो सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल न्यायालय को किसी वाद के विचारण के समय प्राप्त होती हैं। पहला क्या है? भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी करना, उसे हाजिर कराना तथा शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा करना। दूसरा है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। तीसरा है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। चौथा है किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना। पांचवा है साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। छठवा है कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। ये सभी शक्तियां आयोग को प्राप्त हैं। दोस्तों अब हम राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों की बात करते हैं। पहला है महिलाओं संबंधी संवैधानिक एवं विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। अगला है महिला आयोग के अंतर्गत आने वाली शिकायतों का निराकरण करना। अगला है दोस्तों महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना। अगला है महिला बंदी गृहों का निरीक्षण करना। अगला है दोस्तों महिलाओं की दशाओं को सुधारने के लिए सिफारिश करना। अगला है दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना। अगला है दोस्तों महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और इस संदर्भ में अपनी सलाह देना। अगला है दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्रों में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। और लास्ट है दोस्तों अन्य कोई भी मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरित किया जाए। दोस्तों अगला है समितियां। इन समितियों का गठन कौन करता है? तो इन समितियों का गठन भी आयोग के द्वारा किया जाता है। क्यों बनाई जाती हैं समितियां? आयोग ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे विशेष प्रश्नों पर विचार करने के लिए आवश्यक हों जो आयोग द्वारा समय समय पर उठाए जाएं। इन समितियों में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो आयोग निर्धारित करेगा, लेकिन समिति के जो सदस्य होंगे वो आयोग के सदस्यों से अलग होने चाहिए। बैठक में भागीदार होने पर समिति के सदस्यों को निर्धारित भत्ते प्राप्त होंगे तथा समिति के सदस्य आयोग की बैठकों में भाग ले सकेंगे, अपना मत भी रख सकेंगे, लेकिन इनको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, इस पर भी बात करते हैं। क्या चुनौतियां हैं दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग का संवैधानिक ना होना। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक और सलाहकारी निकाय है। अगला है दोस्तों आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों का सरकार के लिए बाध्यकारी ना होना। अगला है दोस्तों आयोग को अपने सदस्यों के चयन की शक्ति का भी अधिकार नहीं है, यह भी एक चुनौती है। अगला है दोस्तों आयोग के पास वास्तविक विधायी शक्ति का ना होना, भी एक प्रमुख चुनौती है। अगला है वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होना और जागरूकता का अभाव होना। दोस्तों चुनौतियों के बाद अब हम सुझाव की बात करेंगे। तो सुझाव क्या क्या हैं? अध्यक्ष और सदस्यों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगला क्या है? आयोग के लिए अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए ताकि केंद्र सरकार पर निर्भरता ना हो। अगला है आयोग द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए दिए गए सुझाव सरकारों के लिए बाध्यकारी होने चाहिए।
अगला है लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगला है दोस्तों सदस्यों की चयन प्रक्रिया में राजनीतिक दबाव को कम करने की आवश्यकता है। प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक जी हैं। ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। लगातार 2 बार अध्यक्ष कौन थी? तो गिरिजा व्यास जी जो थी वो लगातार 2 बार अध्यक्ष चुनी गई थी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन के सामान्य परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। इसका गठन कैसे हुआ दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। निकाय का प्रकार क्या है? तो ये भी एक सांविधिक निकाय है। मुख्यालय है इसका भोपाल में। नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और वर्तमान अध्यक्ष हैं शोभा ओझा जी। उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना। दूसरा है महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करना। तीसरा है दोस्तों महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करना। चौथा है महिलाओं को हर क्षेत्र में विकास के समान अवसर दिलाना। और पांचवा है महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों एवं अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करना। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा और सदस्य की नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। कार्यकाल क्या होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और सदस्य का कार्यकाल भी 3 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो होता है। वेतन भत्ते और पेंशन की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को राज्य सरकार द्वारा अनुदानों में से दिया जाता है। दोस्तों अगला है आयोग की संरचना। राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं वो संरचना से ही होते हैं। तो आइए इसे समझने का भी प्रयास करते हैं। इसकी संरचना में क्या होगा दोस्तों? एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होती है। अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता रखी गई है? एक प्रतिष्ठित महिला, सामाजिक कार्यकर्ता या महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध एक पेशेवर होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। और अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। सदस्यों की संख्या 6 है जिसमें 5 अशासकीय सदस्य होंगे और एक शासकीय सदस्य होगा। 5 अशासकीय सदस्यों के लिए क्या योग्यता रखी गई है? एक प्रख्यात अधिवक्ता होना चाहिए, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए और 2 सदस्य शिक्षा और स्वास्थ्य के विशेषज्ञ होना चाहिए। और 5 अशासकीय सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। एक सदस्य शासकीय होगा, कार्यालयीन सदस्य होगा। सदस्य सचिव के लिए क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में कम से कम उप सचिव श्रेणी का होना चाहिए। दोस्तों 6 सदस्यों में से एक क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सदस्य एससी और एक सदस्य एसटी का, इसमें ओबीसी और जुड़ गया। तो इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा डाउट होता है। अब है दोस्तों त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देंगे? तो अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को देंगे। इनको पद से कौन हटा सकता है? तो पद से राज्य सरकार ही हटा सकती है। लेकिन आधार क्या होगा? दिवालिया हो जाने पर, मानसिक या शारीरिक रूप से विकृत चित्त हो जाने पर, राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्य को करने से इनकार कर दिया हो, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, कार्य करने में असमर्थ हो
लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो या राज्य सरकार को ऐसा लगता हो कि अध्यक्ष या सदस्य का पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है। अगला है दोस्तों रिपोर्ट। आयोग अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ उसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन और ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों यदि कोई हो और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को यथाशीघ्र रखवाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विधानसभा के समक्ष रखवाती। अगला है दोस्तों आयोग की प्रक्रिया। आयोग या उसकी समिति प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक ऐसे समय और स्थान पर होंगी जो अध्यक्ष ठीक समझे। दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल भी नहीं होना चाहिए। अगला है आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया और स्वयं की समितियों की प्रक्रिया को विनियमित करेगा। अगला है आयोग के सभी आदेश और निर्णय सदस्य सचिव या इस संबंध में सदस्य सचिव द्वारा विधिवत अधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। दोस्तों अगला है आयोग की समितियां। इनका गठन कौन करता है? तो इनका गठन भी आयोग के द्वारा किया जाता है। आयोग ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे विशेष प्रश्नों पर विचार करने के लिए आवश्यक हों जो आयोग द्वारा समय समय पर उठाए जाएं। इन समितियों में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो आयोग निर्धारित करेगा, लेकिन समिति के जो सदस्य होंगे वो आयोग के सदस्यों से अलग होने चाहिए। बैठक में भागीदार होने पर समिति के सदस्यों को निर्धारित भत्ते प्राप्त होंगे तथा समिति के सदस्य आयोग की बैठकों में भाग ले सकेंगे, अपना मत प्रस्तुत कर सकेंगे, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। अन्य अधिकारी और कर्मचारी। दोस्तों राज्य सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के कार्यों पर चर्चा करते हैं। कार्य जो हैं दोस्तों मेंस परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। क्या क्या कार्य हैं? महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक व विधिक संरक्षणों से संबंधित मामलों की समीक्षा करना। अगला है महिला थानों, जेलों, अस्पतालों तथा बाल गृहों में महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रयास करना। अगला है दोस्तों संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना। अगला है दोस्तों महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना। अगला है दोस्तों ऐसे मुकदमों का धन देना जिनमें ऐसे मुद्दे अंतर्वलित हैं जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते हैं। अगला है महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम और योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। अगला है दोस्तों राज्य सरकार के समक्ष प्रति वर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा सिफारिशें देना। अगला है महिलाओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण करने के लिए महिला लोक अदालतों का आयोजन करना। अगला है समय समय पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन करना। अगला है दोस्तों शिक्षा तथा स्वावलंबन कार्यक्रम संचालन हेतु प्रोत्साहन देना। अगला है समय समय पर विशेष मुद्दों के त्वरित निराकरण के लिए समितियों का गठन करना। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा शासन को भेजी गई अनुशंसाओं पर चर्चा करते हैं। क्या क्या अनुशंसाएं हैं दोस्तों? पीड़ित महिला जिस किसी थाने में शिकायत करने जाए उसी थाने में उसकी शिकायत की रिपोर्ट दर्ज हो तथा मेडिकल भी अविलंब उसी थाने के द्वारा महिला चिकित्सक से कराया जाए तथा शासकीय चिकित्सक उपलब्ध न होने की दशा में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराया जाए। अगला है आवश्यक रूप से क्लास 1 महिला अधिकारी द्वारा जांच कराई जाए। अगला है दोस्तों पीड़िता को तुरंत मनोवैज्ञानिक
एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस अपराध के घटने से महिला को कोई शारीरिक बीमारी होने की संभावना तो नहीं है, जैसे एड्स, यूरिनरी इन्फेक्शन आदि। अपराध घटित होने से पीड़िता को गर्भ ठहरने की संभावना होती है, इसका निदान किया जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, पीड़िता एवं गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तत्काल लिए जाएं और आरोपियों की पहचान कर कार्यवाही तत्काल कराई जाए। अगला है, बलात्कार के प्रकरणों की सुनवाई हेतु संभागीय स्तर पर अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं। अगला है दोस्तों, प्रदेश में होने वाले हर दर्ज बलात्कार के अपराध की रिपोर्ट, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट, आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना एवं जांच से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी 7 दिवस में आवश्यक रूप से राज्य महिला आयोग को भेजी जाए। अगला है, बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम लागू किए जाएं। तो ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा शासन को भेजी गई अनुशंसाएं। दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का टॉपिक खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जागरूकता के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला टॉपिक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग में अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको राष्ट्रीय महिला आयोग की जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। आप वहां से जाकर सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग की साइट पर जा सकते हैं। और जो दूसरी लिंक है ये आपको सीधे शिकायत फॉर्म, कंप्लेंट फॉर्म पर ले जाएगी। ये दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई हैं। पहली प्रक्रिया क्या है दोस्तों, अगर आप राष्ट्रीय महिला आयोग की साइट पर जाएंगे तो जो पेज खुलेगा उसमें आपको शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ पर क्लिक करना है। इंग्लिश में कंप्लेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन सेल पर आपको जाना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अब आप शिकायत दर्ज करें पर जाना है। इंग्लिश में रजिस्टर योर कंप्लेंट नाउ। तीसरी प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, शिकायत पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ होगा दिए गए फॉर्म को भरने के पश्चात आपको एक रसीद संख्या आवंटित होगी। यदि आपकी अर्जी राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती होगी तो 10 दिन के बाद आपको आपकी अर्जी का फाइल नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए रसीद संख्या के उपयोग से प्राप्त करना होगा। दोस्तों, पॉपअप विंडो को ओके करते ही राष्ट्रीय महिला आयोग का शिकायत फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, सबसे पहले शिकायतकर्ता का विवरण भरना पड़ेगा, नाम, पता, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद दोस्तों आपको पीड़ित का विवरण भरना पड़ेगा, उसका भी नाम, पता, राज्य, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सब जानकारी भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रतिवादी का विवरण आपको भरना पड़ेगा, नाम, पता, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके बाद दोस्तों शिकायत का विवरण आपको पूरा भरना पड़ेगा, प्रतिवादी का विभाग, क्या आपका मामला, ये सभी चीजें आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको घटना की पूरी जानकारी भरना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा भरते ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे और आपका शिकायत फॉर्म जमा हो जाएगा। ये थी दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में संपर्क कैसे करें इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहली जो लिंक आपको दिख रही है ये मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की साइट की लिंक है और दूसरी है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से संपर्क करने की लिंक। ये दोनों लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहां से जाकर भी मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की साइट पर पहुंच सकते हैं। पहुंचते ही दोस्तों आपको टेलीफोन नंबर, टोल फ्री नंबर और आयोग का एड्रेस, ये सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एमपीजी के और आयोग से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।